हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यू व्लॉग में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि बैंकिंग लेन देन या बैंकिंग ट्रांजैक्शन की आज की दुनिया में जो पेमेंट के लिए चेक एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि जिस पर ज़्यादातर लोग और संस्थाएं विश्वास कर लेते हैं, और चेक के बढ़ते उपयोग के साथ साथ चेक बाउंस की घटनाएं भी होना एक आम बात हो चुकी है। तो इसी की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से या हम कहें कि जानकारी के अभाव होने से बहुत से लोग जो है चेक बाउंस के मामले में प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाते हैं, उचित लीगल कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो आइए इसकी वीडियो की हेल्प से हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रोविजंस के बारे में जो कि चेक बाउंसेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के देखते हैं। तो चेक बाउंस का जो केस है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के अंदर दाखिल किया जा सकता है। और अगर आपको किसी ने कोई चेक दिया है और आप उसको इनकैश कराने के लिए बैंक में जमा करते हैं, तो कई बार कुछ रीजंस की वजह से जो बैंक है वो चेक का डिसऑनर कर देता है, और जिसकी वजह से जो चेक पर अमाउंट लिखा हुआ है वो आपको मिल नहीं पाता चेक डिसऑनर की वजह से। तो होता क्या है कि इसी को हम नॉर्मली रूप से चेक बाउंस कहते हैं। तो जब भी चेक का कोई डिसऑनर होता है तो चेक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति यानी कि जिसको चेक मिला हुआ है उसके पास ये राइट है कि वो इस प्रोविजंस के अंदर यानी कि सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में चेक बाउंस का केस करने का, फाइल करने का उसके पास राइट होता है। तो हम देखते हैं कि जो चेक बाउंस का जो केस है या एक सिविल केस है कि क्रिमिनल केस है। तो नॉर्मली जो चेक बाउंस का केस है वो एक क्रिमिनल केस है, और लेन देन के मामले में नॉर्मली सिविल होते हैं, लेकिन जो चेक बाउंस के जो मामले हैं डिसऑनर से रिलेटेड वो एक उनको क्रिमिनल की कैटेगरी में रखा गया है, जिसकी कार्रवाई एक क्रिमिनल कोर्ट में ही चलती है, क्रिमिनल मजिस्ट्रेट कोर्ट में। और चेक बाउंस होने के बाद जो पनिशमेंट के रूप में जो चेक करने वाले को जो अमाउंट का डबल जो होता है वो जुर्माना भी देना पड़ता है, या फिर 2 साल की सजा सुनाई जा सकती है। यानी कि इस प्रोविजंस में ऐसा दिया गया है कि जो चेक बाउंस होने के केस में क्या है, जो पनिशमेंट के रूप में जो चेक जारी किया गया है उसका डबल अमाउंट या फिर 2 साल तक की पनिशमेंट का प्रोविजन भी दिया गया है सेक्शन 138 में ही। और इसमें जो अगर हम टाइम लिमिट की बात करें कि चेक को बैंक में जमा करने की जो टाइम लिमिट है वो क्या है, तो कोई भी चेक जारी करने की तारीख से लेकर 3 महीने तक ही वैलिड होता है, जो कि हम देख सकते हैं किसी भी चेक के ऊपर लिखा भी होता है कि फॉर वैलिड 3 मंथ्स ओनली। तो इसीलिए जो रिसीवर है यानी कि जिसको प्राप्तकर्ता को चेक पर जो लिखी तारीख से 3 महीने के अंदर चेक को बैंक में जमा करा देना चाहिए। और चेक जो बाउंस के मुख्य जो कारण जो है, मेन रीजन वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि चेक जारी करने वाले के खाते में उतना पैसा नहीं हो जितना कि चेक पर अंकित है। यानी कि सबसे पहला जो मेन रीजन होता है चेक बाउंस का वो यही हो सकता है कि जितने अमाउंट का बंदे ने आपको चेक दिया है या तो उसके खाते में उतना पैसा ही नहीं होगा, उतनी राशि नहीं होगी। तो ये सबसे पहला मेन रीजन हो गया चेक डिसऑनर होने का। दूसरा, अगर हम देखें कि कोई भी चेक जारी करने से पहले यानी कि चेक जारी करने वाले ने चेक को खाते में लगाने से रोक दिया गया हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई इल इंटेंशन से चेक देता है यानी कि सिर्फ फ्रॉड करने की पर्पज से, तो वो बैंक को फ़ोन करके डायरेक्शन दे देता है कि चेक को क्लियर नहीं किया जाए, या फिर चेक को प्रेजेंट होने से मना कर देता है कि ये जो अमाउंट का अगर चेक होगा तो इसको क्लियर ना किया जाए। तो ये दूसरा रीज़न हो सकता है। तीसरा है कि चेक जारी करने वाले ने सिग्नेचर ही सही नहीं किए थे। ये भी एक नॉर्मली होता है कि कभी भी अगर सिग्नेचर में कोई डिफ़ॉल्ट हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, एरर हो जाए, सिग्नेचर मिसमैच हो जाए, तो भी जो है चेक बाउंस हो सकता है इसमें। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीज़न है वो है कि चेक जारी करने वाले ने बैंक में अपना खाता ही बंद कर दिया हो, या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है। यानी कि जिस बैंक में उसका खाता था उसने वो खाते में ट्रांजैक्शन करना छोड़ दी है, या फिर उसने वो खाता ही बंद कर दिया हो, तो इस वजह से भी चेक डिसऑनर का रीज़न होता है और उसका आगे केस बन सकता है। अब देख, इसमें बात इसी से रिलेटेड एक होता है चेक रिटर्न मेमो। बैंक आपको चेक बाउंस होने के बाद यानी कि एक कारण बताते हुए आपको एक स्लिप आपको देगा जब चेक के साथ, जिसे ही हम चेक रिटर्न मेमो भी कहते हैं। और इसको हमेशा बैंक से लेना चाहिए, क्योंकि इस पर क्या है कि आपको रीज़न लिखा होगा कि किस रीज़न से आपका चेक बाउंस किया गया है। और आपको जब आपको सेक्शन 138 में प्रोसीडिंग्स केस फाइल करेंगे तो उसके साथ आपको इसकी कॉपी भी लगानी होगी। यानी कि बैंक आपको चेक के बाउंस होने के कारण बताते हुए एक स्लिप देगा कि जिसे हम चेक रिटर्न मेमो भी कहते हैं। और बैंक से इसको लेना ना भूलें, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको चेक जारी करने वाले पार्टी के अगेंस्ट में जब आपको कोर्ट में कार्रवाई करेंगे उस टाइम आपको चाहिए होगा। तो जिसे ही हम कहते हैं चेक रिटर्न मेमो।
तो ये तो हमने देखा कि 138 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, या फिर चेक बाउंस कैसे होते हैं, या चेक बाउंस होने पे क्या किया जाए। अब हम देखेंगे कि अगर चेक बाउंस होने के बाद अगर आपने सोचा है कि उसके खिलाफ अगर केस फाइल किया जाए तो उसका लीगल प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले होता है कि कंपलसरी लीगल नोटिस, यानी कि लीगल नोटिस देना कंपलसरी है, उसके बिना आप कोर्ट में कार्रवाई भी नहीं कर सकते। उसके लिए करना क्या है कि चेक बाउंस के केस की शुरुआत कैसे होगी, वो एक लीगल नोटिस के माध्यम से होगी। जब चेक रिटर्न मेमो आपको मिलता है, यानी कि जब आपको चेक रिटर्न मेमो बैंक से रिसीव होता है, तो उसके 30 दिन के अंदर चेक देने वाले व्यक्ति को आप खुद नोटिस भेज सकते हैं, या फिर कोई भी एक एडवोकेट के थ्रू उसके लेटर हेड पे आप नोटिस भिजवा सकते हैं। लीगल नोटिस में चेक बाउंस होने का रीज़न और उसका क्या कारण है भुगतान ना होने पाने का, मतलब कि आपको लीगल नोटिस में चेक बाउंस होने के कारण और उसके भुगतान नहीं हो पाने के कारण भी लिखना जरूरी है कि किस कारण से चेक डिसऑनर हुआ है। और चेक जारी करने वाले को 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर चेक राशि देने का उसके लिए कहा जाता है, यानी 15 दिन के अंदर उसको रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वो पैसे जो है पेमेंट कर दे। और इसको ये ध्यान देना जरूरी है कि अगर आप 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजते हैं तभी आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत कोर्ट में चेक बाउंस केस का फाइल करने का राइट मिलता है। और अगर 30 दिन के बाद अगर लीगल नोटिस भेजा जाता है अगर, तो वो मतलब इन द आइज ऑफ लॉ कोई फायदा नहीं होगा उसका। उसके लिए आपको फिर दोबारा से चेक प्रेजेंट करके चेक रिटर्न मेमो लेना पड़ेगा। यानी कि आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि जब आपको चेक रिटर्न मेमो बैंक से रिसीव हुआ है उस डेट से लेके आपको 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस देना होगा, जिसमें कि 15 दिन का टाइम नोटिस में मेंशन करना होगा। यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ चेक रिटर्न मेमो से लेकर आपको विद इन 45 डेज तक आपका कंप्लेंट कोर्ट में फाइल हो जाना चाहिए। अब इसके हम देखते हैं कि कोर्ट कैसे डिसाइड होगा, यानी कि कहाँ फाइल किया जाएगा इस केस को। तो अगर कोई भी एग्रीड पार्टी 15 दिन के अंदर चेक राशि का भुगतान नहीं करती है, यानी कि जब आपने लीगल नोटिस दिया था उसको विद इन 30 डेज और उससे 15 दिन का टाइम मांगा था कि 15 दिन में आप हमारी पेमेंट कर दो वरना आपके खिलाफ हम लीगल एक्शन ले लेंगे। तो अगर 15 दिन के बाद भी अगर जो एग्रीड पार्टी है जिसके खिलाफ नोटिस दिया हुआ है, अगर फिर भी अगर पैसा नहीं देती है तो उसके बाद आप 30 दिन के अंदर चेक बाउंस का केस फाइल करना होता है। और अगर चेक जो है वो अकाउंट के माध्यम से जमा होता है तो जिस भी पुलिस स्टेशन में वो ब्रांच होती है, यानी कि जिस जुरिडिक्शन में पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में वो ब्रांच अगर सिचुएटेड है बैंक की, या फिर जहाँ पे जो चेक रिसीवर है यानी कि जिसको चेक मिला है उसका बैंक अकाउंट है, उस जुरिडिक्शन में कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पास चेक बाउंस का केस फाइल किया जा सकता है। यानी कि जहाँ पे बैंक सिचुएटेड है वहाँ पे, या फिर जहाँ पे जो बैंक जो रिसीवर है यानी कि जो केस फाइल कर रहा है उसके जुरिडिक्शन में जो बैंक सिचुएटेड है वहाँ पे जो पुलिस थाना लगता है वहाँ पे भी इसका केस फाइल किया जा सकता है। और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करने होंगे वो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो आपका जो चेक है ओरिजिनल चेक जो कि बाउंस हो गया है उसकी कॉपी लगानी होगी। दूसरी चीज़ है चेक रिटर्न मेमो कि आपको जिसमें बैंक की स्टैंप और सिग्नेचर भी होगी, वो चेक रिटर्न मेमो की कॉपी लगानी होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लीगल नोटिस, यानी कि जो लीगल नोटिस आपने इशू किया था उसको वो भी लगानी पड़ेगी। साथ में इसके साथ आपको पोस्टल और रिसीट और स्पीड कुरियर की रिसीट, यानी कि जो भी आपने किस मोड से लीगल नोटिस को भेजा था उसका प्रूफ भी लगाना पड़ेगा कि आपने लीगल नोटिस भेजा था। साथ ही साथ आपने पोस्टल रिसीट भी लगाई है और उसमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी शो करना होगा कि आपने उसको नोटिस सर्व कर दिया गया है, यानी कि नोटिस सर्व होने के बावजूद उसका कोई जवाब नहीं आया है। तो इसके बाद अगर कोई भी जो एग्रीड पार्टी है उसके द्वारा आपके लीगल नोटिस के अगर कोई जवाब देता है, इनकेस अगर उसने कोई जवाब दिया है तो उस जवाब की कॉपी भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई एग्रीमेंट हो, यानी कि एग्रीमेंट कोई भी ट्रांसैक्शन से रिलेटेड हो कि जिस ट्रांसैक्शन के टुवर्ड्स उसने आपको चेक दिया गया हो, जैसे कि अगर हम बात करें कि सेक्शन 132 में जो पेमेंट है वो मस्ट बी टुवर्ड्स एनफोर्शियल डेट होनी चाहिए, यानी कि किसी डेट के रिगार्डिंग अमाउंट होना चाहिए। अब वो किसी एग्रीमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। तो अगर जो टुवर्ड्स पेमेंट की गई है, जैसे कि हम बात करें कि रेंट एग्रीमेंट के टुवर्ड्स कोई एक रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ जिसमें कि बात की देखिए इतना इतना आपको चेक दिया जाएगा अमाउंट का पर मंथ, और वो चेक डिसऑनर हो गया है, तो आपको लीगल नोटिस के साथ चेक रिटर्न मेमो, प्रूफ ऑफ डिलीवरी और लीगल नोटिस, और साथ में उस एग्रीमेंट की कॉपी भी, यानी कि उस रेंट एग्रीमेंट की कॉपी भी लगानी होगी। तो इसी के साथ आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद
क्या है कि आपको कोई भी एग्रीमेंट जो आप हुआ था वो भी लगा दिया। तो उसके बाद जो नया प्रोविज़न है वो ये कहता है कि चेक की ड्यूरेबिलिटी को यानी कि विश्वसनीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से पार्लियामेंट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 में चेक बाउंस से रिलेटेड कुछ मामलों को काफ़ी सख्त किया गया, जिसमें क्या है कि जब भी कोई चेक बाउंस होता है और जो चेक रिसीवर है जब कोर्ट में केस फाइल करता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 143 में जो चेक को रिसीवर है उसको चेक जारी करने वाले के द्वारा राहत के तौर पर एक अमाउंट दिया जाएगा। और वो कितना हो सकता है, 20% हो सकता है उसका, मतलब उसको बिल्कुल इंटीरियम रिलीफ भी दिया जा सकता है जो कि 20% हो सकता है पूरे चेक अमाउंट का। और इसके साथ साथ आपको और रेमेडीज भी ले सकते हैं, यानी कि 138 में तो चलो आपने हमें चेक बाउंसिंग का केस फाइल कर दिया, इसके अलावा भी आप कौन सा केस कर सकते हैं उस पर। तो उसको क्या है कि जिस भी व्यक्ति का दिया वो चेक बाउंस हो गया है उस व्यक्ति के खिलाफ आप सिविल प्रोसीजर में यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सेक्शन 37 के अंदर समरी सूट भी फाइल कर सकते हैं। और समरी सूट एक सिविल प्रोसेस है, यानी कि सिविल मुकदमा है, वो भी दायर कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको चेक राशि के हिसाब से कोर्ट फीस भी देनी होगी। हालांकि एक थोड़ा स्पीडली केस होता है, यहाँ पे काफ़ी एक स्पीडली प्रोसीजर है, बट इसमें क्या है कि आपको कोर्ट फीस भी पे करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द चेक अमाउंट, क्योंकि एक समरी सूट है। और दूसरा रेमेडी क्या है कि जिस भी व्यक्ति को आपने कोई चेक बाउंस दिया है, यानी कि जिस व्यक्ति का दिया हुआ चेक बाउंस हो गया है उस व्यक्ति के खिलाफ आप एक कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी में, एक क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। और इसके साथ ध्यान दें कि तीनों तरह के केस एक ही साथ चल सकते हैं, यानी कि आप कोई क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं, समरी सूट भी फाइल कर सकते हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 में भी। लेकिन ये ध्यान दें कि ये तीनों तरह के केस एक ही साथ चल सकते हैं, यानी कि आपको ये भी बताना होगा कि हमने वहाँ पे केस फाइल ऑलरेडी किया हुआ है। कि आपको जब आप 138 का केस फाइल करेंगे आपको ये डिस्क्लोज करना जरूरी है उसमें भी कि हमने ऑलरेडी कौन कौन से एक्शन उसके खिलाफ लिए गए हैं। तो इसलिए ध्यान देना जरूरी है कि जब भी आपको कोई चेक बाउंस होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर और आप एक्शन लेना चाहते हैं तो अपने लीगल एडवाइस सही तरीके से लें, बिल्कुल अपने एडवोकेट से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो इशू होता है वो होता है टाइम लिमिट का। क्योंकि कभी कभार या तो हम विद इन टाइम लिमिट नोटिस इशू नहीं कर पाते हैं या फिर कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाते हैं, तो जिससे कि हमारा टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके चलें अपने कंसर्न एडवोकेट से, ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये तो था हमारा कंसेप्ट 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। तो इसी तरह की आपको वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जल्दी